अस्सलामु अलैकुम। इफ़हाम के इस एपिसोड में आपका इस्तक़बाल है। अक्टूबर 2021 के आखिरी हफ्ते में, आखिरी दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो इस पीसफुल, अमन पसंद प्रदेश को बहुत मुतासिर किया। सिर्फ प्रदेश को मुतासिर नहीं किया बल्कि देश की वो जनता जो इंसाफ पसंद है, जो मुल्क में अमन और शांति को देखना चाहती है और उसको प्रमोट करना चाहती है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, कंसर्न हुआ, वो बेचैन हुए। त्रिपुरा में बाज़ शरपसंदों ने, बाज़ ऐसे तत्व जो देश में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, देश के कल्चर को मुतासिर करना चाहते हैं, वो त्रिपुरा में एंटी मुस्लिम कुछ ऐसे काम किए जिससे वहाँ के मुसलमानों में खौफ और हिरासा, खौफ और दहशत पैदा करने की कोशिश की गई। हालात के बाद एक डेलीगेशन मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स और रिलीजियस लीडर्स का 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को वहाँ के हालात का जायज़ा लिया। इस डेलीगेशन में मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब भी थे। मोहम्मद सलीम साहब नायब अमीर जमात-ए इस्लामी हिंद हैं। आइए हम इनसे जानेंगे कि क्या घटनाएं हुई और इस डेलीगेशन ने किस तरह का जायज़ा लिया और डेलीगेशन के क्या आउटकम और क्या उनके ऑब्जर्वेशंस हैं। मोहतरम इंजीनियर सलीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन, बहनों और भाइयों, पिछले दिनों त्रिपुरा के बारे में जो ख़बरें सोशल मीडिया से हमको मिलती रही, उससे हमको बहुत अफ़सोस हुआ, चिंता हुई और जमात-ए इस्लामी हिंद ने कई और मुस्लिम जमातों के लीडरान से बात करके और वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए वहाँ फ़ौरन जाना तय किया और एक जॉइंट डेलीगेशन मुस्लिम जमातों का, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का 21-31 अक्टूबर की सुबह त्रिपुरा के कैपिटल अगरतला पहुंचा। इस डेलीगेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम मशावरत के सदर जनाब नवेद हामिद साहब और जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मैं और हमारे एक नेशनल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद शफ़ी मदनी साहब और आसाम साउथ जो हमारा जमात इस्लामी हिंद का हल्का है, उसके अमीर हल्का, उसके अध्यक्ष वहाँ से इस डेलीगेशन में शामिल हुए। इसके अलावा ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के मौलाना शीश तैमी साहब इस डेलीगेशन का हिस्सा थे और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के नुमाइंदे शम्स तबरेज़ भी इस डेलीगेशन का एक पार्ट थे। इस डेलीगेशन में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के त्रिपुरा के जो प्रेसिडेंट थे शफीकुर रहमान, वो भी इस डेलीगेशन का पार्ट थे। इसके अलावा असम और त्रिपुरा के कुछ और साथी भी इस डेलीगेशन में वहाँ से शरीक हुए, जिसमें ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट इमारत शरिया के मौलाना फरीदुद्दीन कासमी साहब भी इस डेलीगेशन का पार्ट थे। हमारे डेलीगेशन 31 अक्टूबर की सुबह को अगरतला पहुंचा और वहां से हमने उन इलाकों का, उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां के बारे में हमको रिपोर्ट्स मिली थी कि वहाँ हिंसा की घटनाएं हुई हैं और मस्जिदों को, इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो त्रिपुरा स्टेट में 8 ज़िले हैं और ये घटनाएं 4 ज़िलों में ज़्यादा हुई हैं और एक ज़िला
जिसका नाम नॉर्थ त्रिपुरा है और धर्मनगर उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। वहाँ के पानी सागर मकाम है, वहाँ पर हिंसा की जो घटनाएं हुई हैं वो सबसे ज़्यादा हुई और 26 तारीख को ये घटनाएं हुई। ये घटनाओं का, हिंसा की इन घटनाओं का और मज़हबी मुकामात और इबादत गाहों, मस्जिदों पर हमलों का सिलसिला 19 अक्टूबर से शुरू हुआ। 19 अक्टूबर को पहली घटना गुमती ज़िले के दरगाह बाज़ार इलाके में एक मस्जिद को आग लगा दी गई और उसको नुकसान पहुंचाया गया और उसमें जो कुछ था वो सारा उसको नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा हमने वहाँ महसूस किया कि 19 अक्टूबर से लेकर और 26 अक्टूबर तक लगातार कहीं न कहीं किसी मस्जिद को निशाना बनाने की घटनाएं होती रहीं और ये घटनाएं ऐसा महसूस हुआ कि बहुत बड़े ग्रुप्स ने नहीं बल्कि कुछ छोटे ग्रुप्स ने इन मस्जिदों को कभी रात में और जब लोग वहाँ मौजूद नहीं थे और ऐसी जगहों पर जहाँ मुसलमान मस्जिद से दूर रहते हैं ऐसी मस्जिदों को निशाना बनाया। वहाँ तोड़फोड़ भी की गई, कई मस्जिदों में आग लगाई गई। तो ऐसी तमाम मस्जिदें जिनको निशाना बनाया गया और टारगेट किया गया उनकी तादाद 16 के आसपास है। 16 मस्जिदें ऐसी उस इलाके में हैं, इन 4 ज़िलों में। लेकिन 4 मस्जिदें हमने ख़ुद वहाँ जिनको देखा है वो 4 मस्जिदें बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, बहुत ज़्यादा उनको आग लगाई गई और तकरीबन उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। सबसे बड़ी घटना हमारे ख़्याल में जो हुई है वो 26 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद की जानिब से एक जुलूस निकाला गया और बांग्लादेश में पिछले दिनों जो घटनाएं हुई थी उनके विरोध में एक जुलूस वहाँ निकाला गया और वो जुलूस ख़ास तौर से ऐसे इलाके से, ऐसे रास्ते से निकाला गया जहाँ रास्ते में मस्जिद भी थी और मुसलमानों की आबादी और उनकी दुकानें थी। तो 26 अक्टूबर को पुलिस की मौजूदगी में वहाँ लोगों का कहना तो ये है कि जुलूस में 7-8 हज़ार लोग थे, लेकिन जो हमारी लोगों से बातचीत हुई अंदाज़ा हुआ कि 3-4 हज़ार लोग ज़रूर जुलूस में रहे होंगे और उनके पास लाठियाँ और हथियार भी थे। और उसी जुलूस ने रास्ते में सड़क के किनारे एक मस्जिद को तोड़फोड़ की और उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया और उसी रास्ते में मुसलमानों की 11 दुकानों को जुलूस के लोगों ने उसको आग लगाई, तोड़फोड़ की, लूटपाट की। उन 11 दुकानों में से 4 दुकानें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और अफसोस की बात यह है कि इस ये जुलूस जो था वो पुलिस की निगरानी में चल रहा था, पुलिस साथ में थी और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ और लोगों ने केरोसिन पेट्रोल का इस्तेमाल करके वो दुकानें पूरी जलाई, लूटी और पुलिस बिल्कुल खामोश रही और पुलिस ने कोई कार्रवाई इन लोगों को रोकने की नहीं की। तो ये बहुत ही ख़तरनाक पहलू है इन घटनाओं का और ये बात ज़रूर सामने आई लोगों से पूछने के बाद कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ लोगों को कुछ मुआवजा ज़रूर दिया है, कुछ लोगों को 80,000, कुछ लोगों को 90,000, कुछ लोगों को 20-25 हज़ार रुपये मुआवजा वहाँ के लोगों ने, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको दिया है। हम जहाँ जहाँ इन इलाक़ों में गए वहाँ जब हमने लोगों से बात की तो मुसलमानों में एक किस्म का डर और ख़ौफ पाया जाता था और जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपने उन लोगों को देखा है जिन लोगों ने ये मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया, तो किसी ने भी हमको ये नहीं बताया कि हाँ हम उनको पहचानते हैं या हमने उनको देखा है।
हमारा अंदाज़ा ये है कि लोग डरे हुए थे और शायद लोगों को समझा दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या तो वो नाम नहीं बताना चाह रहे थे और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि नहीं, हम यहाँ मौजूद नहीं थे, हमारे सामने नहीं हुआ और हमने नहीं देखा। किसी ने बताया कि ये रात को 1:30 बजे कुछ लोग करके गए, किसी ने कहा हम सब लोग सो रहे थे, रात के 10 बजे बाद कुछ लोग आए और हमको बाद में मालूम हुआ। तो इस तरह से अंदाज़ा होता है कि इन ग्रुप्स ने, जो फ़िरका परस्त ग्रुप्स हैं, इन्होंने बाकायदा एक मुहिम चलाई और लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिश की। और बांग्लादेश में जो घटना हुई थी पिछले दिनों, उसको बहाना बनाकर उसकी आड़ में लोगों को गुस्सा दिलाने की मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोशिश की। लेकिन वहाँ दौरा करके जो बात हमें मालूम हुई, वो एक अच्छी बात ये मालूम हुई कि वहाँ की आवाम ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों ने उन फ़िरका परस्त लोगों का साथ नहीं दिया और उनका ताउन नहीं किया, बल्कि ये घटनाएं उन फ़िरका परस्त जो ग्रुप्स हैं, उन्हीं के जो लोग हैं, उन्होंने ही ये घटनाएं अंजाम दी। और लोगों ने बताया कि हमारे आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अभी भी लोग हमारे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ये सुनकर हमें इत्मीनान भी हुआ, अच्छा भी लगा। और जहाँ भी हम गए, गैर मुस्लिम भी हमसे मुलाकात के लिए वहाँ आए, वहाँ गांव के प्रधान, और उन्होंने इन वाक़यात पर अफसोस का इजहार भी किया। लेकिन वो ये बताने से कासिर थे कि ये किसने किया और कौन लोग थे। लेकिन ये ज़रूर कहा कि नहीं, हम इन सब लोगों का पता लगाएंगे कौन लोग थे और हम उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये यकीन वहाँ के गैर मुस्लिमों ने भी दिलाया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पुलिस का जो रवैया है, वो रवैया बहुत गैर ज़िम्मेदाराना था। एक जुलूस को इजाज़त दी गई बाकायदा, और जब इजाज़त दी जाती है तो बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा भी लिया जाता है। और फिर पुलिस साथ में थी और इतनी बड़े तशद्दुद के वाक़यात हुए, उनके पास आग लगाने की जो चीज़ें हैं वो भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस को इसकी इत्तला नहीं थी या पुलिस ने उसको नज़रअंदाज किया और इन वाक़यात को रोकने की कोशिश नहीं की। अगर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चाहता और कोशिश करता तो पानी सागर में जो बहुत भयानक घटनाएं हुई हैं, 11 दुकानों को नुकसान पहुंचाने और आग लगाने की और 2 मस्जिद को तोड़ने की, वो घटनाएं रोकी जा सकती थी। एक मस्जिद तो वो है जो सीआरपीएफ के कैंपस में थी और सीआरपीएफ ने उस मस्जिद को तामीर किया था, और सीआरपीएफ के कैंप में मस्जिद भी थी, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है। और अब चूँकि वहाँ सीआरपीएफ का कैंप नहीं है, तो वो वहाँ के लोकल लोगों के हवाले कर दी गई है। तो इन शरपसंद लोगों ने उस मस्जिद को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया, आग लगा दी और उसको पूरा नुकसान पहुँचा दिया। वहाँ लोग जुमा की नमाज अक्सर जाकर पढ़ते थे और 5 वक्त की नमाज वहाँ नहीं होती थी, जुमे के दिन जाते थे, और उसके आसपास कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। तो हुकूमत का रवैया बहुत ही अफसोसनाक रवैया, और पुलिस का जो रवैया गैर ज़िम्मेदाराना रवैया, ख़ास तौर से पानी सागर में। और पुलिस अगर अपना रोल ठीक से अदा करती तो इन घटनाओं को रोका जा सकता था। हाँ, एक अच्छी बात जो हमें अपने दौरे में मालूम हुई, गुमती ज़िले में भी कुछ लोगों ने जमा होकर इबादत गाह की तरफ पर हमला करने की कोशिश की। तो वहाँ की एसपी जो एक ख़ातून थी, उन्होंने सख्ती से लोगों को रोका, लाठीचार्ज किया, और तो उन्होंने उसको रोकने में कामयाबी हासिल की और वहाँ उन्होंने कोई नुकसान उस लोगों को नहीं पहुँचाने दिया। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो हमें वहाँ मालूम हुई और ये अप्रिशिएट करने के लायक चीज़ है। मगर पानी सागर में और दूसरी जगहों पर ये नहीं हो सका, और पानी सागर में तो पुलिस की मौजूदगी में ये सारा हुआ। तो हमने इस बात का मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि वो
डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर करे और पुलिस से कहाँ चूक हुई है और पुलिस के कौन ऑफिसर्स जिम्मेदार हैं, उन ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए जांच के बाद। और ऐसे ऑफिस जो जिनके खिलाफ जुर्म साबित हो जाए उनको ज़रूर सज़ाएं मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि पुलिस जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए टूल नहीं बनना चाहिए, बल्कि पुलिस अपने कानून के मुताबिक और अपने दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से वो अदा करे। अगर पुलिस का रोल यहाँ अच्छा होता और पुलिस का रोल ठीक होता तो ये वाक़यात नहीं होते। और हम समझते हैं कि चूँकि पुलिस हुकूमत के ताबे होती है और हुकूमत और सरकार के इशारों पर पुलिस काम करती है, इसलिए हम सरकार को ज़िम्मेदार मानते हैं कि इन हिंसक घटनाओं के लिए सरकार भी एक हद तक ज़िम्मेदार है। और अभी तक वहाँ कोई बड़ी कार्रवाई इन हिंसा फैलाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हुई है। हालांकि एक पुलिस अफसर ने हमको ये बताया कि हमने कुछ लोगों को पानी सागर में अरेस्ट किया है और हमने FIR दर्ज की है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हुई हो ऐसा नज़र नहीं आता। तो ये पहलू बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। त्रिपुरा की इन घटनाओं से न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में त्रिपुरा की भी और हमारे देश की भी बड़ी बदनामी हुई है कि हमारी हुकूमतें और हमारी पुलिस जो है वो माइनॉरिटीज़ और जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, उनकी हिफाजत करने में अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रही हैं, बल्कि सरकारें अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए नफ़रत के माहौल को रोकने के बजाय उनको बढ़ावा दे रही हैं। ये घटनाएं अचानक नहीं हुई हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि वहाँ बाकायदा कोशिश की गई लोगों को प्रोवोक करने की, लोगों को नफ़रत फैलाने की और लोगों को उकसाने की, और बांग्लादेश की घटनाओं को बहाना बनाकर और वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई। और ये नफ़रत फैलाना अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा क्राइम है, और सरकार को और पुलिस को इसका नोटिस लेना चाहिए था बर वक्त, और ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए था, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अगर ये बर वक्त कार्रवाई होती तो ये घटनाएं शायद नहीं होती। जो बात हमें इस पूरे उसमें संतोष की लगी वो ये कि वहाँ की आवाम ने इन फ़िरका परस्त ताकतों का साथ नहीं दिया, और आवाम जो थी वो हालांकि आवाम ने इनको रोकने की कोशिश भी नहीं की, आवाम खामोश रही, लेकिन इन शरारती लोगों की जो ये हिंसा थी इसको रोकने की आवाम ने भी कोशिश नहीं की। लेकिन यह कि आवाम ने उनका साथ नहीं दिया और आपस में भाईचारे का माहौल, एक दूसरे की मदद का माहौल हिंदू और मुसलमानों के दरमियान वहाँ बेहतर अंदाज में पाया जाता है। तो ये जो घटनाएं त्रिपुरा में हुई हैं, इन घटनाओं के पीछे जो मकसद और उद्देश्य नज़र आता है वो ये है कि ये सांप्रदायिक ताकतें जिनको ये डर नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी कोई गिरफ्त होगी, ये उनको डर नहीं है। उनको लगता है कि सरकार उनकी है और सरकार उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए बेखौफ होकर ये सांप्रदायिक ताकतें और समाज में नफ़रत फैला रही हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक तरह से मस्जिदों को ख़ास तौर से निशाना बनाया है ताकि उनको डिमोरलाइज़ किया जाए और उनकी आइडेंटिटी को चोट पहुंचाई जाए और मुसलमान एक तरह से खौफज़दा हो जाएं और मायूस हो जाएं। इस बात की कोशिश मस्जिदों को निशाना बनाकर की गई है। ये कोशिशें जो है इनको रोका जाना चाहिए, न सिर्फ त्रिपुरा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये चीज़ें बहुत
चिंता की बात है। हमारा डेलीगेशन 3 दिन वहाँ रहा और विक्टिम से हमने मुलाकातें की और जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई उन जगहों को जाकर देखा और वहाँ के लोगों से बात की और वहाँ के गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों से भी हमने बात की और हमने आखिर में इस बात की कोशिश की कि वहाँ के मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हो। हमने यहाँ जाने से पहले मुख्यमंत्री को एक ख़त लिखकर, लेटर लिखकर बाकायदा उनको हमने वक्त मांगा था उनसे और कहा था कि हम वहाँ दौरा करने के बाद आपसे मिलना चाहेंगे और आपका व्यू, मुख्यमंत्री का व्यू भी हम जानना चाहेंगे और उनसे जो कुछ हम हालात को देखकर और हम उनसे कुछ बातें कहना चाहेंगे। आखिरी वक्त तक भी चीफ मिनिस्टर से हमको वक्त नहीं मिला। उन्होंने मना भी नहीं किया, बराबर वो कहते रहे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आखिर तक चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने का हमको वक्त नहीं मिला, जो हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। हमने वहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी मुलाकात की कोशिश की, उनको भी ईमेल भेजा, उनको फ़ोन पर कहा और हमने बताया कि हमारा डेलीगेशन इन सब जगहों पर जाकर आ रहा है और आया है और हम आपसे इन हालात को आपको बताना चाहते हैं। और तो वहाँ से भी बराबर बातचीत होती रही और आखिर में जब हमारा वहाँ से रवाना होने का वक्त था उससे कुछ देर पहले वहाँ के आईजी लॉ एंड ऑर्डर का फ़ोन हमारे पास आया और उन्होंने कहा कि डीजीपी तो बिज़ी हैं, व्यस्त हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं और हमसे मुलाकात करें। तो हमने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया और हम आपसे ज़रूर मिलते, लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपसे मुलाकात कर सकें। तो ये अफसोस की बात ये रही कि हमें पुलिस के अफसरों से भी कोशिश के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी बराह रास्त और सीएम से भी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन हमने वहाँ के सामाजिक लोगों से और वहाँ के कुछ और दूसरे समझदार लोगों से हमने बातचीत की और हालात पर वहाँ उनसे विचार विमर्श किया। और त्रिपुरा के बारे में जो बात कही गई कि त्रिपुरा एक आपसी प्रेम और भाईचारा और सद्भाव का एक मिसाल रहा है, यहाँ तक कि जब देश आज़ाद हुआ और जब देश का बंटवारा हुआ और लोगों का इधर से उधर जब स्थानांतरण हुआ और माइग्रेशन हुआ, उस वक्त भी वहाँ पर हिंसक घटनाएं नहीं हुई और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग इधर से उधर मुंतकिल हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। तो त्रिपुरा में जब इस तरह का माहौल शुरू से रहा है, अब जब से फ़िरका परस्त ताकतें यहाँ सत्ता में आई हैं, तब से माहौल को ख़राब करने की मुसलसल कोशिश हो रही है और अभी जो हाल में कोशिश हुई है ये उसी कोशिश का एक सिलसिला है। लेकिन इस बात पर हमें इत्मीनान हुआ कि वहाँ की आवाम जो है उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और आवाम उनका साथ नहीं दे रही है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती और सरकार निष्पक्ष रहकर काम करती और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी बिना किसी दबाव के निभाते तो इन हिंसक घटनाओं को और इन चीज़ों को रोका जा सकता था। और हमने वहाँ अगरतला में आखिरी दिन 2 नवंबर को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये तमाम बातें हमने प्रेस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाई और वहाँ के वज़ीर आला सीएम को भी हमने प्रेस के माध्यम से ये बातें कही कि जिनके नुकसान हुए हैं उनको पूरी तरह मुआवजा दिया जाए। जो मस्जिदें वहाँ जिनको नुकसान पहुँचाया गया है सरकार उनकी खुद मरम्मत कराए और उनको ठीक ठाक कराए। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने किया है उनकी पहचान करके उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ हों और ख़ास तौर से पानी सागर में जो भयानक हिंसक घटनाएं हुई हैं, दुकानों को जलाने की और 2 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की, उसमें जो कल्प्रिट्स हैं उनकी पहचान करके, क्योंकि उनके पास पूरा फुटेज मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं, और उनको पहचान करके उनको सज़ा मिले। और पुलिस के लोगों से जो गलती हुई है, पुलिस के लोगों ने, अधिकारियों ने जो अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई और उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, ऐसे पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ भी जांच करके
और जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये घटनाएं चूँकि त्रिपुरा में हुई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पूरे देश के माहौल को चार्ज करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक तो उत्तेजित न हो, प्रवोक न हो। ये ताकतें कोशिश करती हैं कि ऐसे स्लोगन्स, ऐसे नारे और ऐसे गलत अल्फाज और गालियाँ की शक्ल में वो पेश करते हैं ताकि मुसलमान मुश्तिल हो जाएं, उत्तेजित हो जाएं और जोश में आ जाएं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम प्रवोक न हो, उत्तेजित न हो और पूरे ठंडे जहन के साथ हम कानून के मुताबिक ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और कानून की मदद करें कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों। और दूसरा ये कि समाज में आपसी मेल जोल हो और दूसरे मज़ाहिब और धर्म के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना और उनके साथ माहौल, मजहबी लोग और समाजी लोगों के साथ मिलकर माहौल को बेहतर बनाने की हम कोशिश करें। एक और बात जो इस मौके पर ख़ास तौर से ध्यान रखने की है वो ये है कि ऐसे हालात में सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सी ऐसी बातें भी फैलाई जाती हैं जिनकी बुनियाद नहीं होती या गलत होती हैं और उनके ज़रिए से एक तरह से उत्तेजना फैलती है, नफ़रत फैलती है और लोगों में गुस्सा पैदा होता है। तो किसी बात को सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाने और फैलाने के से पहले उसको पूरी तरह जांच लेना चाहिए कि वो वाकई सही है या नहीं है और उसमें गलत चीज़ों को, बेबुनियाद चीज़ों को बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक के, बग़ैर जांच किए हुए आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। त्रिपुरा के बारे में भी ये बात हमारे सामने आई है कि कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए से कुछ ऐसी चीज़ें भी सोशल मीडिया के माध्यम से लाई गई हैं जो सही माने में वहाँ से मुताल्लिक नहीं हैं या वो वेरीफाइड नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ों से लोगों को बचाने की ज़रूरत है। ऐसे पैनिक भी क्रिएट होता है, मायूसी भी पैदा होती है और इस्लामी उसूलों के मुताबिक भी किसी ख़बर को, उसकी सच्चाई को जांचे बग़ैर आगे बढ़ाना ये बात मुनासिब नहीं है। तो ये तमाम हालात जो त्रिपुरा में पैदा हुए, इसमें एक इत्मीनान की बात यह है कि एक तो ये कि आम हिंदुओं ने, आम लोगों ने इन फ़िरका परस्त ताकतों का साथ नहीं दिया और दूसरी अच्छी बात यह है कि मुसलमानों ने बहुत सब्र का और हिकमत का मुजाहरा किया कि कहीं पर आपस में कन्फ्रंटेशन नहीं किया और कहीं वो उनके उन उत्तेजना फैलाने वाली जो घटनाएं की उन्होंने या नारे लगाए जुलूस में, उन घटनाओं से उत्तेजित नहीं हुए और उन्होंने पूरे सब्र के साथ और हिकमत के साथ अपने आप को रोके रखा। तो वहाँ के मुसलमान भी इस लिहाज से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने हालात को बिगड़ने न देने की उन्होंने पूरी कोशिश की। तो ये लेकिन सरकार और हुकूमत की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो अगर ठीक से सरकारें काम ना करें और सरकारें निष्पक्ष तौर पर काम ना करें तो जाहिर है कि हालात को ठीक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम ये बात अब हम इस चूँकि वज़ीर आला और चीफ़ मिनिस्टर से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए हम जल्दी ही एक ख़त लिखकर उनको इन पूरे हालात से अवगत कराएंगे और कि वहाँ पे जो मुजरिम हैं और जिन्होंने ये हिंसा के लिए जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जो नफ़रत फैलाने के लिए ज़िम्मेदार हैं और जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने और कायम न रखने के लिए जो लोग भी ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों या हिंसा करने वाले लोग हों, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने का हम मुतालबा और डिमांड राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कहेंगे कि वो राज्य के हालात पर निगाह रखे और वहाँ हालात को दुरुस्त करने की वो अपनी जो ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी को वो अदा करे। ये एक इत्मीनान की बात है कि वहाँ आपस में आमने सामने कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ और कोई जानी नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ, ये इत्मीनान की बात है। और हम मालिक से, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि न सिर्फ त्रिपुरा के हालात बेहतर हों
और बल्कि पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम हो। और ये जो नफ़रत फैलाने की कोशिशें जो की जा रही है उसको रोकने के लिए सरकार को भी हम बराबर मुतवज्जे करते रहें, ध्यान दिलाते रहें कि सरकार अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, और समाजी सतह पर भी इस नफ़रत की फ़िज़ा को रोकने में और प्रेम और भाईचारे की फ़िज़ा को और वातावरण को मजबूत करने में हम सब लोग, सब मज़हब के लोग मिलकर कोशिश करें। ये इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में अमन व अमान के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आखिरी बात ये कि त्रिपुरा में जो कुछ हुआ है उसमें ये मुस्लिम संगठन जो वहाँ गए हैं, इंशाअल्लाह हम बहुत सी चीज़ों में जो एक तो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, FIR हैं और उन पर एक्शन की चीज़ें हैं, उसको हम फॉलोअप करेंगे, वहाँ के लोगों की मदद करेंगे कि उन FIRs पर कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। और दूसरा, जो नुकसानात हुए हैं उन नुकसानात की सरकार भरपाई करे, सरकार रिपेयर कराए, और जहाँ ज़रूरत होगी जमात इस्लामी हिंद भी इंशाअल्लाह अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक कानूनी और माली मदद और लोगों को हिम्मत और हौसला दिलाने का काम जो है वो मज़ीद और इंशाअल्लाह करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि त्रिपुरा के हालात इंशाअल्लाह जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे और हम सब अपनी ज़िम्मेदारियां जहां भी हम हैं वो निभाने की कोशिश करें।